अभी तक आपने पढ़ा कि अभय ने तृप्ति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति गुस्से से अभय पर वार किए जा रही थी। मौका देख अभय ने तृप्ति की कलाई पकड़ उसे अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एकदम से सब होने पर तृप्ति वहीं पर किसी पत्थर की तरह जम गई। कुछ लोग तृप्ति का नाम पुकार रहे थे तो तृप्ति अपने होश में आई। अब आगे। तृप्ति अभय के सीने पर हाथ मारने लगी और उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन अभय की पकड़ तृप्ति पर और भी ज्यादा कसती जा रही थी। अभय तृप्ति की खुशबू में कहीं खो सा गया था और उसका तृप्ति से दूर होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन वही तृप्ति के दिमाग में एक भूचाल सा आ रखा था, जहां अभय के लिए गुस्सा तो था ही, साथ ही एक अजीब सा एहसास भी। शायद वो पहली बार किसी लड़के के करीब आए हो, इस वजह से इन सब में तृप्ति जैसे अपने जादुई ताकत कहीं भूल सी गई हो। अभय प्यार से तृप्ति के कमर को सहलाने लगा, जिसे तृप्ति सिहर सी उठी और यह अभय को भी महसूस हुआ और वह तृप्ति को और भी गहराई से किस करना चाहता था, लेकिन फिलहाल पॉसिबल नहीं था क्योंकि लोगों की आवाज और भी ज्यादा पास आने लगी थी। बेमन से ही अभय ने तृप्ति के होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेकर अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगे। तृप्ति अभय को गुस्से से घूरने लगी। अभय तृप्ति के साथ मजाक करते हुए बोला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे होठ गुलाब की तरह इतने मुलायम हैं। ये सुनकर तृप्ति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और गाल शर्म से लाल टमाटर हो गए। तृप्ति गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम बेशर्म आदमी। अभय हंसते हुए बोला, सीधा आपसे तुम में आ गई। तृप्ति गुस्से से बोली, तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। आने दो अभी यहाँ गांव वालों को, तुम्हारी हरकतें जानकर तुम्हारी खूब धुलाई करेंगे। ये सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगा। तृप्ति अभय को घूरने लगी। अभय हंसते हुए बोला, हाँ तो गांव वाले आएंगे तो तुम उन्हें क्या कहने वाली हो कि इस लड़के ने मुझे होठों पर किस किया? तृप्ति ने अकड़ कर कहा, हाँ, जो सच है वो बता देंगे। अभय मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतनी ही नादान हो या बनने की कोशिश कर रही हो? तृप्ति कंफ्यूजन से बोली, मतलब? अभय जवाब देते हुए बोला, मतलब ये कि गांव वाले ये सुनकर मेरी धुलाई करे या ना करे, पर मेरी शादी तुम्हारे साथ जरूर करवा देंगे। वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने में। ये सुनकर तृप्ति सोच में पड़ गई और वह कुछ अभय को जवाब दे पाती उसे पहले ही गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए, जिसमें तृप्ति के पेरेंट्स भी थे। यशोदा जल्दी से तृप्ति के पास आए और उसे सीने से लगाते हुए बोली, तू ऐसे बिना बताए घर से बाहर क्यों आ गई थी? तुझे पता है तेरे पापा और मैं कितना परेशान हो गए थे। तृप्ति कोई जवाब दे पाती अपनी माँ को उसे पहले ही अभय मजाक बनाते हुए बोला, ये रुद्रवीर से लड़ने जा रही थी। तृप्ति गुस्से से अभय को घूरने लगी। अभय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बेचारी शक्ल के साथ बोला, काकी, आपको पता नहीं है, मैंने इसे बड़ी ही मुश्किल से वहां जाने से रोका है। आपकी बेटी किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद सब कोई जंगली बिल्ली सुनकर जोर जोर हंसने लगे। तृप्ति का मन कर रहा था कि वो अभी इसी समय अभय को कच्चा निगल जाए। अभय यशोदा के पीछे छुपते हुए बोला, देखो काकी, ये अभी भी कैसे जंगली बिल्ली की तरह मुझे ही घूर रही है, मानो यही कच्चा चबा कर खा जाएगी। तृप्ति गुस्से से अभय की बात का जवाब देते हुए बोली,
मुझे सड़ी हुई चीजें खाने का कोई शौक नहीं है। यशोदा तृप्ति के कंधे पर मारते हुए बोली, तृप्ति, कितनी बार कहा है तुझे सभी से अच्छे से बात किया कर। तृप्ति कंप्लेन करते हुए बोली, पर माँ ये। यशोदा तृप्ति की बात को काटते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी विक्रम अभय से सवाल करते हुए बोले, वैसे बेटा आप कौन हो और हमारे गांव में आने की कोई खास वजह? अभय मुस्कुराते हुए बोला, काका, मेरा नाम अभय है। मैं यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। तृप्ति को तो बस मौका चाहिए था अभय से बदला लेने का, इसलिए वह मजाक उड़ाते हुए बोली, हाँ, और ये इस गधे के साथ प्रतियोगिता भी जीत जाएगा। इतना बोलकर तृप्ति जोर जोर से हंसने लगी। विक्रम और यशोदा को छोड़ बाकी वहां मौजूद सब कोई तृप्ति के साथ हंसने लगे और अभय का मजाक बनाने लगे। वहां मौजूद लोग में से एक आदमी अभय का मजाक बनाते हुए बोला, ये लड़का यहाँ गधे के साथ प्रतियोगिता जीतने आया है। लगता है इसे मालूम नहीं प्रतियोगिता में कितने दिग्गज लोग आएंगे। लगता है मुंह के बल मार खाकर ही जाएगा। ऐसे ही सब कोई अभय का मजाक बना रहे थे, लेकिन अभय के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वह आराम से सबकी बात सुन रहा था। विक्रम, जो कि एक प्रतियोगिता का खिलाड़ी का सुनकर खुश ही हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चला कि वह गधे के साथ आया है तो उनके चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन उसने ये निराशा अपने चेहरे पर नहीं दिखने दी। विक्रम बोले, सब यहाँ क्या खड़े होकर बातें कर रहे हो? जाओ और अपना अपना काम करो और प्रतियोगिता का प्रबंध देखो। ये सुनकर वहां मौजूद सब कोई अपने अपने काम में निकल गए और अब वहां तृप्ति, अभय, विक्रम और अभय रह गए। यशोदा बोली, बेटा जब तक आपका कमरा रेडी होता है आप तब तक हमारे घर चलो। बड़े सफर से थक गए होंगे तो आराम भी कर लेना और खाना भी खा लेना। अभय ने हाँ में सर हिला दिया। तभी तृप्ति बोली, माँ, हमारे घर ले जाने की क्या जरूरत है? यशोदा गुस्से से बोली, तृप्ति, हमने जो कह दिया सो कह दिया, अब हमें कोई बहस नहीं चाहिए। ये हमारे मेहमान हैं, अगर कुछ परेशानी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर यशोदा और विक्रम घर की ओर जाने लगे। अभय तृप्ति को देखकर मुस्कुराया और उनके पीछे चलने लगा। तृप्ति पैर पटकते हुए चलने लगी और धीरे से अभय से बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेहमान हो, खाना पीना करके जल्दी से निकलो यहाँ से। वैसे भी ये कंपटीशन तो तुम जीतने वाले हो नहीं, और ऐसे ही सबके सामने इस गधे की वजह से मजाक बन चुके हो, और क्यों अपना मजाक बनाना चाहते हो? ये सुनकर अभय मुस्कुरा दिया, लेकिन तृप्ति को कोई भी जवाब नहीं दिया। तृप्ति फिर से बोली, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो तुम मुस्कुरा रहे हो? अभय जवाब देते हुए बोला, जो मेहरगढ़ पैदल जा रही थी वो मुझे सलाह दे रही है। ये जोक नहीं तो क्या है? टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तृप्ति गुस्से से अभय को घूरते हुए बोली, वो मैं उस समय गुस्से में थी इसलिए इतना नहीं सोचा। अभय बात को बदलते हुए बोला, वैसे तुम्हें मालूम है तुम गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। तृप्ति गुस्से से बोली, ठरकी। इतना बोल तृप्ति ने जोर से अभय के पैर पर मारा और वह आगे बढ़ गई। अभय ने दर्द से अपना पैर सहलाया और मुस्कुराते हुए तृप्ति को देखने लगा। तभी पास ही चल रहा गधा अभय से बोला, आप उस लड़की को देखकर ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहे? अभय के चेहरे से हंसी तुरंत गायब हो गई और वह बात बनाते हुए बोला, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है।
गधा जवाब देते हुए बोला, मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आज मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। अभय मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा और वो क्यों? गधा जवाब देते हुए बोला, आपने मुझे गधे में बदलने को क्यों बोला? आपकी वजह से सब कोई आज मुझे देखकर कितना हंस रहे थे। सभी को लगने लगा है मैं एक बदसूरत हूँ। क्या अभय सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने आया है? आखिर कौन है ये गधा? क्या है इसका राज? क्या अभय और तृप्ति की नोक-झोंक प्यार में बदलेगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी लग रही है मेरी कहानी आपको? विक्रम और यशोदा अभय को अपने घर पर खाने के लिए कहते हैं, लेकिन तृप्ति को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती। तृप्ति अभय को टॉन्ट करती है और बदले में अभय भी तृप्ति का मजाक बना देता है, जिसे तृप्ति गुस्सा होकर आगे चलने लगी। ये देख अभय भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। अभय और गधा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसमें गधा अपनी शिकायत मालिक को कहता है। अब आगे गधा जवाब देते हुए बोला, मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आज मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। अभय मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा और वो क्यों? गधा जवाब देते हुए बोला, आपने मुझे गधे में बदलने को क्यों बोला? आपकी वजह से सब कोई आज मुझे देखकर कितना हंस रहे थे। सभी को लगने लगा है मैं एक बदसूरत हूँ। गधे की बात सुनकर अभय मुस्कुराया और बोला, अच्छा सारथी, एक बात बताओ। गधा जवाब देते हुए बोला, हाँ मालिक। अभय बोला, क्या उनके बदसूरत बोले जाने पर क्या तुम बदसूरत हो गए? गधा जवाब देते हुए बोला, नहीं मालिक। जिस पर अभय बोला, तो फिर तुम लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? देखना जिस दिन इन सभी लोगों को तुम्हारे वास्तविक रूप का पता चलेगा तो यही तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ करेंगे और चापलूसी भी। गधा जवाब देते हुए बोला, वैसे मालिक कहें तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप आखिर इन सब से मेरी असलियत क्यों छुपाना चाहते हैं? अभय मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। गधा समझ गया था कि उसके मालिक उसे जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए उसने भी आगे कुछ नहीं पूछा। अभय गांव में चारों ओर नजरें घुमाकर गांव की हरियाली का आनंद ले रहा था, तो वही गांव की लड़कियां अभय को निहार रही थी। अभय को तृप्ति के पीछे जाता देख कुछ लड़कियां जल्दी से तृप्ति के पास आए और उसके साथ आसपास चलने लगी। ये देख तृप्ति को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसमें से एक लड़की धीरे से तृप्ति से सवाल करते हुए बोली, तृप्ति, ये तेरे पीछे जो लड़का चल रहा है वो कौन है? क्या तेरी उसे शादी होने वाली है? ये सुनकर तृप्ति गुस्से से बोली, उस गधे से आखिर कौन शादी करेगा? तभी वहां मौजूद लड़की जो थोड़ी भोली थी वह बोली, अरे तृप्ति, हम गधे से तेरी शादी की बात नहीं कर रहे। गधे के साथ तू अच्छी नहीं लगेगी। गधे के लिए तो उसके जैसी ही ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां तृप्ति पर जोर जोर से हंसने लगी। उस लड़की की बात सुनकर तृप्ति का मुंह बन गया और गुस्से से उस लड़की को घूरने लगी। अभय ने भी सारी बातें सुन ली थी और वह भी हंसने लगा और तृप्ति का मजाक बनाते हुए बोला, हमें भी गधे के साथ आपका रिश्ता मंजूर नहीं। हमारे गधे के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो उसकी शादी तुमसे कराए। उसके लिए तो हम सुंदर सुशील गधी ढूंढेंगे।
तृप्ति अभय को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? अभय अपने सर को ना में हिलाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपके नज़र में मेरे गधे के लिए सुंदर गधी हो तो जरूर बताना। तृप्ति को अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर अभय का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तृप्ति अभय को कुछ कह पाती, उसे पहले ही वहां मौजूद लड़कियों ने अभय को घेर लिया और अभय से सवाल जवाब करने लगी। कोई अभय से उसका नाम पूछ रहा था, तो कोई उसका शहर, तो कोई उसे यहाँ आने की वजह पूछ रहा था। अभय भी सभी लड़कियों को मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। ये देखकर तृप्ति गुस्से से मन ही मन बोली, ये आदमी कितना ठरकी है, कैसे सभी लड़कियों से हंस हंस कर बातें कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर श्रेया ने उस सोने के कड़े को पहन लिया। सोने का कड़ा श्रेया को समझाते हुए बोला, मैं एक मंत्र बोलूंगा जिसे तुम्हें पीछे पीछे बोलना है। इस मंत्र से तुम 10 मिनट के लिए अदृश्य हो जाओगी और यही समय रहेगा तुम्हारा यहाँ से भागने के लिए। श्रेया सवाल करते हुए बोली, क्या ऐसा भी कोई मंत्र होता है? कड़ा जवाब देते हुए बोला, हाँ होता है। श्रेया बोली, काश तुम मुझे पहले मिले होते और मुझे ये मंत्र पहले मिल जाता और बचपन से अभी तक जितनी मार मैंने अपने माता पिता से खाई है उसे बच जाती। श्रेया की बात सुनकर वह कड़ा इरिटेट होते हुए बोला, क्या सच में अभी ये सब बात करने का समय है? अगर रुद्रवीर आ गया तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। श्रेया माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। कड़ा जवाब देते हुए बोला, हाँ पूछो। श्रेया बोली, मुझे इस महल से बाहर जाने का रास्ता मालूम ही नहीं है, तो मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? कड़ा जवाब देते हुए बोला, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी सूझबूझ से ये काम करना होगा। अगर मैंने रुद्रवीर के महल में ताकत का इस्तेमाल किया तो रुद्रवीर को तुरंत ही पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर एक बार तुमने इस महल से बाहर कदम रख लिया तो आगे का रास्ता बताने में तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ। क्या श्रेया महल से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगी? आखिर अभय को सबक सिखाने के लिए क्या करेगी तृप्ति? क्या श्रेया के भागने की खबर रुद्रवीर को पता चल जाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। अभय बाकी लड़कियों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और ये देखकर तृप्ति बहुत चीर जाती है और अभय को सबक सिखाने का सोचती हैं। थोड़ी देर में विक्रम और यशोदा घर पहुंचते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं और उनके घर पहुंचने के कुछ ही देर में तृप्ति, अभय, लड़कियां और वह गधा भी तृप्ति के घर के सामने पहुंच जाते हैं। बाकी लड़कियां अभय के साथ तृप्ति के घर के अंदर जाने लगती हैं। ये देखकर तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, तुम सभी कहाँ चली? उनमें से एक लड़की तृप्ति को जवाब देते हुए बोली, तुम्हारे घर। तृप्ति मुंह बनाते हुए बोली, क्या काम है मेरे घर? वो लड़की ब्लश करते हुए बोली, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें अभय जी से बातें करनी है। तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, ये मेरा घर है, कोई चिड़ियाघर नहीं, जहाँ तुम जब चाह नान मटका करने जा सको। जाओ अपने अपने घर। इतना ही इस लड़के से बात करने का मन है तो इसे अपने घर ले जाओ, मेरे घर को चिड़ियाघर बनाने की जरूरत नहीं। वो लड़की गुस्से से बोली, तृप्ति,
क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अगले ही पल वह लड़की मुस्कुराते हुए अभय से बोली, अभय जी, तृप्ति तीखी मिर्ची है, आप इसे छोड़िए और हमारे साथ हमारे घर चलिए। हम अपने हाथों से आपको अलग अलग पकवान बनाकर खिलाएंगे। बाकी लड़कियां भी उस लड़की की हाँ में हाँ मिलाने लगी और सब कोई अभय को अपने साथ अपने घर चलने को कहने लगी। ये सब देख तृप्ति को अभय पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और वो मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। अभय अपने आप को उन लड़कियों से बचाते हुए प्यार से बोला, मैं कुछ दिन गांव में ही हूँ, इसलिए मैं जरूर आप सभी के घर आऊंगा और आप सभी के नाजुक हाथ से बना खाना भी खाऊंगा, लेकिन आज नहीं। अभय उनके घर आएगा और खाना भी खाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद लड़कियों खुश हो गई और फिर वह अभय को अलविदा बोलकर सब कोई अपने अपने घर चली गई। उनके जाते ही अभय ने चैन की सांस भरी। पास ही खड़ा गधा अभय को टीज करते हुए बोला, क्या बात है मालिक, यहाँ गांव में आते ही अपने सभी गांव की लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया। अभय अपने बालों में हाथ घुमाते हुए इतरा के बोला, आखिर तुम्हारा मालिक है ही चार्मिंग। गधा अपनी मालिक की चापलूसी करते हुए बोला, हाँ ये तो है। अभय अपने गधे को वही घर के बाहर मौजूद पेड़ की छांव में बांध घर के अंदर जाने लगता है। अभय जैसे ही घर के अंदर पैर रखता है, वह नीचे गिरे तेल की वजह से जोर से फिसल जाता है और जोर से धड़ाम की आवाज के साथ वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर रसोई में काम कर रही यशोदा हैरान हो गई और वह जल्दी से भागकर बाहर आई और वही खड़ी तृप्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, मेरे से पंगा लेना अच्छे से अच्छे लोगों के लिए भारी ही पड़ता है, ये तो बस शुरुआत है। यशोदा अभय को नीचे गिरा देख वह जल्दी से भागकर उसके पास गई और चिंता भरी आवाज में बोली, बेटा तुम ठीक हो? अभय अपनी कमर पकड़कर उठते हुए बोला, हाँ काकी मैं ठीक हूँ। यशोदा चिंता से बोली, बेटा आखिर तुम गिरे कैसे? अभय नीचे फर्श की ओर देखता है और बोला, काकी नीचे फर्श पर तेल गिरा हुआ है इसलिए। यशोदा भी फर्श की ओर देखती हैं और हैरानी से बोली, ये नीचे तेल कैसे आया? तभी यशोदा को अपनी बेटी का याद आया। यशोदा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तृप्ति तृप्ति तृप्ति। तृप्ति रसोई से बाहर आते हुए बोली, हाँ माँ आ रही हूँ, आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? यशोदा गुस्से से तृप्ति को घूरते हुए बोली, तृप्ति ये क्या हरकत है? तृप्ति नादानी से बोली, माँ आप क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी हरकत? यशोदा गुस्से से बोली, तृप्ति भोली मत बन, ये तेल जमीन पर तूने ही गिराया है ना? तृप्ति ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं माँ। फिर कुछ याद करते हुए तृप्ति मासूमियत से बोली, सॉरी, मुझे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले अपने मुझे तेल लाने को बोला था ना, शायद उस समय गलती से ये तेल मेरे हाथ से गिर गया होगा। अभय तृप्ति के इस झूठ को अच्छे से समझ पा रहा था लेकिन वो कुछ बोला नहीं। यशोदा तृप्ति पर गुस्सा करते हुए बोली, तृप्ति तुमसे एक काम सही तरीके से होता नहीं है, ससुराल जाने के बाद वहाँ काम कैसे करेगी? तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, माँ आप ये हर बार ससुराल क्यों लेकर आ जाते हो? यशोदा चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि तेरी उम्र हो गई है शादी की। खैर तुम अभी के अभी अभय से माफी मांगो। तृप्ति जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं,
मेरे से गलती से गिरा है तो मैं क्यों माफी मांगू? तभी अभय बीच में बोला, नहीं काकी, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। तृप्ति ने जानबूझकर यहाँ तेल थोड़ी गिराया होगा, गलती से गिरा है। यशोदा अभय के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कितना समझदार लड़का है और एक मेरी बद दिमाग बेटी है। ये सुनकर तृप्ति ने मुंह बना लिया तो वही अभय तृप्ति को देख उसे चिढ़ाने के लिए मुस्कुरा रहा था। यशोदा बोली, तृप्ति अभय को गेस्ट रूम में ले जाओ। तृप्ति अभय की ओर देखते हुए बोली, सीधा जाकर राइट का पहला कमरा। यशोदा गुस्से से बोली, मैंने कमरा बताने को नहीं, ले जाने के लिए कहा है। तृप्ति मुंह बनाते हुए बोली, चलिए। अभय कमर पर हाथ रखे मुस्कुराकर तृप्ति के पीछे पीछे जाने लगा। तृप्ति गेस्ट रूम के अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, तो मेरे घर में स्वागत करने का तरीका तो तुम्हें पसंद आया होगा ही। अभय अपनी कमर सहलाते हुए बोला, हाँ, कमर तोड़ स्वागत था। तृप्ति शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब पैर तोड़ मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार रहना। अभय तृप्ति के करीब आते हुए बोला, आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए हम कुछ भी सहने को तैयार हैं। अभय की बात पर मुंह बनाते हुए तृप्ति कमरे से बाहर निकल गई। तृप्ति अपनी मां की मदद के लिए रसोई में आई। यशोदा तृप्ति के हाथ में लैप की कटोरी देते हुए बोली, ये लैप है, उसकी कमर पर लगा दे, उसे आराम मिल जाएगा। तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, मैं नहीं जा रही अब। यशोदा गुस्से से बोली, तेरी ही गलती की वजह से गिरा है, जा और उसे लगा दे। तृप्ति चिढ़ते हुए कटोरी लेकर अभय के कमरे की ओर बढ़ गई। अभय अपने कमरे में अपने कपड़े बदल रहा था और वो दरवाजा बंद करना भूल गया। तृप्ति बिना दरवाजा नॉक किए अभय के कमरे के अंदर आ गई। अभय के कुर्ता ना पहना देख वह हैरान हो गई और जल्दी से पीछे मुड़ गई। तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, तुमने कुर्ता क्यों नहीं पहना? तभी अभय की नजर तृप्ति पर पड़ी, जो कि मुंह दूसरी ओर करके खड़ी थी। अभय तृप्ति को जवाब देते हुए बोला, क्योंकि मैं अपने कपड़े बदल रहा था। तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, तो तुमने कमरा क्यों नहीं बंद किया? अभय तृप्ति की बात को अनसुना कर तृप्ति से फ्लर्ट करते हुए बोला, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें मुझे ऐसा देखने का मौका मिला। तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, तुम बहुत बड़े थर की हो। अभय मुस्कुराते हुए बोला, खूबसूरत लड़की हो सामने तो कौन फ्लर्ट नहीं करेगा भला। तृप्ति चिढ़ते हुए बोली, कुर्ता पहन लिया। अभय जवाब देते हुए बोला, नहीं। तृप्ति इरिटेट होकर बोली, मुहूर्त निकालूं, तब तुम पहनोगे? अभय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये सही रहेगा, तुम मुहूर्त निकालो फिर मैं पहनूंगा। तृप्ति इरिटेट और गुस्सा होकर जाने लगी। तभी अभय बोला, अच्छा अच्छा, पहनता हूँ, तुम ऐसे गुस्सा मत हो। तभी तृप्ति एकदम से बोली, कुर्ता मत पहनो, और एकदम से अभय की ओर घूम गई। ये देखकर अभय हैरान हो गया। दूसरी ओर आदिल और रोहन दोनों ही अपने अपने घर पहुंच गए और दोनों ने ही अपने अपने पिता को तृप्ति की शिकायत की और जो कुछ भी तालाब के किनारे हुआ उसको मिर्च मसाला लगाकर बताने लगे। आखिर क्या होगा आदिल और रोहन के पिता का रिएक्शन? क्या वह तृप्ति को सजा दिलाएंगे? आखिर तृप्ति ने अभय को कपड़े पहनने से क्यों रोका? क्या इनका टकराव प्यार में बदल पाएगा?
जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। आदिल और रोहन दोनों ही अपने अपने घर जाकर अपने पिता को तृप्ति की शिकायत करते हैं। आदिल के पापा यशराज एक मोटा तगड़ा आदमी है। यशराज अपने बेटे आदिल से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। यशराज जादुई हथियार बनाते हैं और उनकी एक बड़ी फैक्ट्री भी है। आसपास के गांव के लोग अक्सर ही उनसे हथियार खरीदते हैं। यशराज घमंडी और लड़ाकू स्वभाव के आदमी है, इसलिए गांव में उन्हें ज्यादा कोई पसंद नहीं करते। यशराज अक्सर ही अपने से कम ताकतवर लोगों को अपने पैरों की धूल समझता है, और यही कारण है कि वो हर सरपंच के चुनाव में हमेशा ही हार जाता है। लेकिन वो हमेशा से ही अपने हार का जिम्मेदार विक्रम को ही मानता है। यशराज ने अक्सर ही विक्रम के काम में मुश्किल पैदा की, लेकिन हमेशा ही विक्रम अपनी सूझबूझ से उन सभी परेशानी से बाहर निकल जाता। इस वजह से यशराज विक्रम से बेहद ही ज्यादा नफरत करता है। यशराज गुस्से से अपने बेटे को डांट लगाते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आई? तू एक लड़की से मार खाकर आ गया। मेरा तुझे शहर भेजने का क्या फायदा हुआ? तूने आज मेरी शर्म से नाक कटवा दी। आदिल रोते हुए बोला, पापा, वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। यही वजह है कि मैं उसे हार गया। यशराज झल्लाते हुए बोला, जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों के दोनों बेहद ही चालाक है। इस बार तो मैं उस विक्रम को नहीं छोड़ूंगा और उस लड़की को तेरे से माफी भी मंगवाऊंगा। आदिल भी अपने पिता की बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ पापा, लेकिन पापा। यशराज गुस्से से चिढ़ते हुए बोले, क्या? आदिल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अगर माफी की जगह उसकी शादी मेरे से करवा दे तो? यशराज गुस्से से बोला, तू क्या पागल हो गया क्या? मैं उस विक्रम की लड़की को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाने वाला। आदिल अपने पापा का गुस्सा शांत करते हुए बोला, पापा, आप शांत हो जाइए और पूरी बात तो सुनिए। अगर मेरी शादी उसे हो जाती है तो आपके पास सरपंच की कुर्सी आने के चांस भी बढ़ जाएंगे, और साथ ही हम उसकी लड़की को नौकर बनाकर रखेंगे, जिसे विक्रम काका का घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर यशराज गहरी सोच में डूब गए। थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, वैसे आइडिया तो अच्छा है। ये सुनकर आदिल के चेहरे पर चमक आ गई और वह मन ही मन बोला, तृप्ति, एक बार मेरी बन जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। दूसरी ओर तृप्ति अभय को कपड़े पहने से रोक देती हैं और एकदम से पलट गई। ये देखकर अभय एक बार के लिए तो हैरान हो गया और फिर तृप्ति के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, कुर्ता पहने से क्यों रोका? क्या तुम मेरी मस्कुलर बॉडी देखना चाहती हो? देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना बोलकर अभय अपनी मस्कुलर बॉडी को दिखाने के लिए अलग अलग पोज करने लगा। तृप्ति गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी ये सड़ी सी बॉडी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभय धीमे धीमे कदमों से तृप्ति की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा, सवाल करते हुए बोला, तो फिर क्यों रोका? तृप्ति एक हाथ अभय के सीने पर रख उसे अपने करीब आने से रोकती है और अपने हाथ में पकड़ी कटोरी दिखाई और हकलाते हुए बोली, माँ ने तुम्हारे कमर के दर्द के लैप भेजा है। उसे लगाने के लिए कुर्ता तो उतारना ही पड़ता, इसलिए रोका। अभय तृप्ति का हाथ थाम कर फ्लर्ट करते हुए बोला, तुम्हारे इन मुलायम हाथों की छुअन भर से ही मेरे कमर का दर्द गायब हो जाएगा। तृप्ति अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखने लगी।
अभय एक अंगुली से तृप्ति का चेहरा अपनी ओर करते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? तृप्ति शर्माहट को छुपाने के लिए झूठा गुस्सा करते हुए बोली, दूर हटो, मुझे दूसरी लड़कियों की तरह मत समझना जो कि तुम्हारी इन चाशनी जैसी बातों में आ जाएगी। तृप्ति गुस्से से अभय के हाथों में लैप की कटोरी रखते हुए फिर से बोली, इसे खुद ही लगा लेना। इतना कहकर तृप्ति अगले ही पल कमरे से बाहर चली गई। अभय मुस्कुरा कर तृप्ति को जाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, इसके नाक पर तो हर वक्त गुस्सा ही रहता है, लेकिन गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हैं। अभय पलंग के साइड पर बैठा और हाथ में थोड़ा लैप लेकर उसे कमर में लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ अपनी चोट पर नहीं पहुंच पा रहा था। अगले ही पल अभय को अपनी कमर पर सॉफ्ट सा टच महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वहां पर तृप्ति खड़ी दिखाई दी, जो कि अपने हाथों से अभय की कमर पर लैप लगा रही थी। ये देखकर अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तृप्ति ने अभय को मुस्कुराते हुए देख लिया। वह बात बनाते हुए बोली, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मैंने इंसानियत के नाते ही लैप लगाया है, इसका कोई भी दूसरा मतलब मत निकालना। अभय ने हाँ में सर हिला दिया लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। तृप्ति कुछ सोचते हुए बोली, ये तो यशराज काका की आवाज है, कहीं वो। ये सोचकर तृप्ति जल्दी से बाहर की ओर भागी। तृप्ति को यूं बाहर की ओर भागता देख अभय कंफ्यूज हो गया और उसने भी जल्दी से अपना कुर्ता पहना और बाहर की ओर जाने लगा। दूसरी ओर श्रेया रुद्रवीर के कब्जे में थी, जहां उसे एक बलि की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला था। तभी उसे वहां पर एक कड़ा मिला, जिसने श्रेया को अदृश्य होने का मंत्र बताया। इस मंत्र का उपयोग कर वह 10 मिनट के लिए अदृश्य हो सकती थी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसे ही खोजना था, क्योंकि कड़े ने अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो रुद्रवीर को पता चल जाता। कड़ा चिढ़ते हुए बोला, अब जल्दी से मंत्र पढ़ो और जितना तेज भागकर तुम इस महल से भाग सकती हो भागो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। श्रेया ने हाँ में अपना सर हिलाया और मंत्र का जाप करने लगी। छुप छुप गुप गुप दुनिया बोले, अरे मैं हो जाऊं गायब, दिखे न मेरे परे। चाय बिस्कुट टेबल पर हो, खाऊं बिना देखे, बॉस के सर पर रख दूं टोपी, कोई न मुझे देखे। 3 बार पढ़ने के बाद श्रेया गायब हो गई। कड़ा जल्दी से बोला, अब भागो यहाँ से। श्रेया सवाल करते हुए बोली, क्या मैं सच में गायब हो गई? इतना बोलकर श्रेया जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और वहां खड़े पहरेदार का बाल खींचा और जल्दी से अपना हाथ हटा दिया। पहरेदार आह निकल गई। वो अपने चारों ओर नजरें घुमाकर देखने लगा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर श्रेया बहुत ही खुश हुई और जल्दी से वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। क्या श्रेया रुद्रवीर के महल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएगी? क्या यशराज विक्रम को आदिल और तृप्ति की शादी के लिए मना पाएगा? क्या विक्रम को यशराज के इरादों का पता चल पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक और कमेंट करें।